हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आदर्श, और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको एम्स जून में। तो आप सभी को इस चैनल की मदद से डीएमएलटी बीएमएलटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर मिलते रहेंगे। अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो डीएमएलटी के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस। तो हम लोग आज जानेंगे कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस क्या है। ठीक है, चलिए पहले जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस एमएलएस इज द हेल्थ प्रोफेशन दैट प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक सर्विसेज नीडेड टू डिटेक्ट एंड ट्रीट डिसीजेस। ठीक है, एमएलएस एक प्रोफेशन है। मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस एक प्रोफेशन है जो हमें डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जो कि हम किसी एक डिसीज को डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लोग एक ऐसे समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। एमएलएस मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस प्रोफेशन है। क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि पुलिस एक प्रोफेशन है। पुलिस का काम क्या होता है? किसी भी क्राइम को, कोई आपके पास आया है तो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आएगा ना, कि किसी के साथ क्राइम हुआ है। तो वो क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, उस क्राइम का जो क्रिमिनल है उसको ढूंढ के, क्रिमिनल को ढूंढ के पकड़ना। ठीक है, ढूंढ के पकड़ना, ये काम किसका है? पुलिस का। ये प्रोफेशन कौन सा है? पुलिस। ऐसे ही हमारे मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस में जो प्रोफेशन है वो किसी एक डिसीज को, वो एक किसी डिसीज को हम लोग डायग्नोस करते हैं। क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं, उसकी जांच करते हैं। जांच करते हैं और उसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डिसीज को, एक डिसीज है, वो डिसीज को, ये डिसीज है इस व्यक्ति में या नहीं है, अगर है तो कौन सी डिसीज है, इस चीजों का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एमएलएस की मदद लेते हैं। कौन सा प्रोफेशन है हमारा? एमएलएस, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज इंक्लूड critical chemical hematological immunological microscopic and bacteriological analysis on blood tissue urine and other body fluids that aid in a patient overall diagnosis। इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत सारे सैंपल्स लेके, सैंपल नमूने लेकर के उसकी जांच करते हैं। कैसे? माइक्रोस्कोप में देख करके, या फिर किसी मशीन की मदद से, किसी टेक्निक्स की मदद से ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे ब्लड की रिलेटेड कोई डिसीज हो गई है किसी को, अनीमिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, मान के चलिए टिश्यू में हो गया है, मतलब किसी को कैंसर हो गया है, तो उसकी जांच कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जांच कैसे करेंगे? ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोफेशन है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड, इसकी जो हेडिंग है उसका नाम है स्कोप। क्या है? स्कोप। तो स्कोप में हम लोग देखते हैं कि आपका जो है वो स्कोप क्या है, आखिरकार स्कोप क्या क्या है इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में। तो फर्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। आप लोग क्या बन जाते हैं? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लैब में आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन। पैथोलॉजी टेक्नीशियन मतलब पैथोलॉजी लैब में। ठीक है, पैथोलॉजी लैब में। लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन के जो असिस्टेंट हैं उसकी पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन, हमने कल के लेक्चर में बात करी थी ब्लड बैंकिंग क्या होती है। तो उस ब्लड बैंकिंग में किसी को ब्लड ले करके किसी को ट्रांसफ्यूज करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो कौन करता है? ब्लड बैंक टेक्नीशियन करता है। ठीक है, क्लिनिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के बारे में बात हो रही है। रिसर्च लैब असिस्टेंट, कोई रिसर्च लैब है जहाँ पे रिसर्चेस होती हैं, वहाँ पे आप लैब असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। या फिर लैब सुपरवाइजर, इसको देखिए अंडरलाइन किया गया है और इसको बोल्ड किया गया है। लैब सुपरवाइजर के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, बट कब? जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, विथ एक्सपीरियंस। ठीक है, स्कोप के बाद आगे चलते हैं। एवोल्यूशन, ये जो हेडिंग है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब है विकास।
विकास कैसे हुआ? जैसे पहले की तरफ हम लोग चलते हैं तो पहले हम लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, है ना? आज के टाइम पे हमारे पास फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, बड़ी-बड़ी कार्स हैं, टेस्ला कंपनी की कार है, एरोप्लेन्स हैं। तो वो एवोल्यूशन है ना, विकास हुआ है। सबसे पहले बैलगाड़ी से चल रहे थे, अब आज हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं उपलब्ध। तो ऐसे ही हमारी फ़ील्ड में एमएलएस की फ़ील्ड में पहले हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें थी। फिर विकास होता गया और हमारे पास चीज़ें आती गईं, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करते थे एंशिएंट में, सबसे पहला पॉइंट जैसे लिखा हुआ है ये एंशिएंट लिखा हुआ है। इसमें क्या होता था आई एंड सेंसेस विजुअल एग्जामिनेशन, मतलब हम लोग आँखों से देख करके और सेंस कर करके विजुअली मतलब कि आँखों से देख करके सेंस करके रिजल्ट देते थे कि इसको क्या है, ठीक है? सबसे पहले कोई हमारे पास साधन नहीं था। फिर उसके बाद 16 सेंचुरी में 1600 शताब्दी में हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप आया। क्या आया? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से देख करके बताते थे कि इस पेशेंट की सैंपल में आखिरकार क्या है? कोई डिसीज़ेज़ है तो किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, ठीक है? फिर हमारे पास क्या आया? 1800 शताब्दी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया। इसी माइक्रोस्कोप का एडवांस इंक्यूबेटर आ गया, ऑटोक्लेव आ गया। 90s में सेंट्रीफ्यूज, कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गई। ये मशीन्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि विकास होता गया। और 90s में लेट 90s में हमारे पास सीबीसी मशीन आ गई जिससे हम लोग आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इन सारी चीज़ों की वैल्यू जान लेते हैं विद इन सम मिनट्स। एलाइजा आ गया, पीसीआर मशीन आ गई, ठीक है? 2026 मतलब कि अभी करंट की बात करें तो एआई असिस्टेड एनालाइजर्स आ गए हैं। एनालाइजर्स मतलब कि जितनी भी मशीनें हैं उसमें एआई असिस्टेड है, एआई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड है। डिजिटल पैथोलॉजी आ गई है, रोबोटिक ऑटोमेशन आ गए, सारी चीज़ें रोबोटिक हो गई हैं। तो ये हमारे विकास है। पहले हमारे पास आँखों से देख कर के ही बता रहे थे, आज हमारे पास रोबोटिक्स हैं, एआई असिस्टेड पैथोलॉजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास तो एवोल्यूशन है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है? हम अपने में एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। पहले ये हैंड ऑपरेट सेंट्रीफ्यूज है। लेट में मतलब एंशिएंट टाइम में हमारे पास हैंड ऑपरेट सेंट्रीफ्यूज होता था, जिससे हम लोग देखिए ये समझ पा रहे हैं कि ये जो हैंडल लगा हुआ है, ये जो हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को घुमाने से ये हमारे पास ट्यूब्स हैं, ठीक है? इनमें हमारे क्यूबिट्स होती थी, ट्यूब्स लगाते थे इसमें और हम लोग इस हैंडल को घुमाते थे, जिसकी वजह से ये घूमती थी और सेंट्रीफ्यूज हो जाता था। कोई भी सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो जाता था। आज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। क्या है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है आज के टाइम पे आया है ना हमारे पास, इससे पहले तो नहीं था। इससे पहले हमारे पास हैंड ऑपरेट था। आप इससे देख पा रहे होंगे कि पहले पहले जो था वो हैंड ऑपरेट था, हाथ से चलाने वाला। आज हमारे पास क्या है? वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, सारा का सारा ऑटोमेटिक है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ये एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल यूरिन एनालिसिस। मैनुअल मेथड में हम लोग क्या करते थे, यूरिन का टेस्ट लगा रहे हैं मान के चलिए। इसमें हम लोग देख के बता रहे हैं, देखिए ये वाला कलर देखिए, ये वाला कलर देखिए, पेल येलो, डार्क येलो। तो हम लोग ये देख के बता रहे थे कि ये कलर जो है, इस कलर के बेसिस पे ये नॉर्मल है। इसमें क्या है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग कलर के बेसिस पे उसको कहते थे कि ऐसी प्रॉब्लम है। आज हमारे पास ये ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें हम लोगों को क्या है, यूरिन का सैंपल रखना होता है एक स्टिक की मदद से और ये सारी रीडिंग खुद से करके और प्रिंट करके दे देती है, ठीक है? तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एवोल्यूशंस के, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, रोल्स ऑफ लैब सर्विसेज। लैब सर्विसेज के रोल क्या हैं? तो रोल क्या है, हमारे काम क्या है, हमारे प्रोफेशन के। जैसे मैंने बताया था कि पुलिस का रोल क्या है, तो पुलिस का रोल जो है वो एक क्राइम को पकड़ना है, क्रिमिनल को ढूँढना है, ठीक है? ऐसे ही हमारे में क्या है, एक डिसीज़ को ढूँढना है। किसको ढूँढना है? डिसीज़ को ढूँढना है। तो डिसीज़ की डायग्नोसिस कर रहे हैं, प्रोग्नोसिस कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो डिसीज़ कहाँ पे पहुँची है, किस फ़ेज़ में पहुँची है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ सर्विलांस, किसी भी मतलब एक समुदाय है या फिर कोई भी एक कम्युनिटी है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं हेल्थ को। क्यों? हेल्थ केयर को प्रोवाइड भी करवा रहे हैं और जो भी डायग्नोसिस करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजेस को प्रिवेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि पता चल जा रहा है कि ये डिसीज है और इसको कैसे हम लोग कम कर पाएंगे, ठीक है? ये सारे रोल्स देते हैं एमएलए। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं हेडिंग की, टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी। टाइप्स ऑफ लेबोरेटरीज में
ये देखते हैं कि ये कितने प्रकार की लेबोरेटरी होती हैं। तो एक सबसे पहले नंबर पे है हॉस्पिटल बेस्ड लेबोरेटरी। हॉस्पिटल बेस्ड लेबोरेटरी का मतलब है कि एक हॉस्पिटल है, क्या है? हॉस्पिटल है। उसी हॉस्पिटल में एक क्या है? लेबोरेटरी है। तो इसको बोलते हैं हॉस्पिटल बेस्ड लेबोरेटरी, जो कि हॉस्पिटल के अंदर हो। एक दूसरी है इंडिपेंडेंट या प्राइवेट लेबोरेटरी। प्राइवेट लेबोरेटरी का मतलब है कि वो किसी से हॉस्पिटल में नहीं है, वो प्राइवेट है, अपने आप से इंडिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल में रेड क्लिफ है, लाल पैथ है, ये सारे, ठीक है। रेफरेंस एंड रिसर्च लेबोरेटरीज, ये थर्ड नंबर। रेफरेंस एंड रिसर्च लेबोरेटरीज में ये देखते हैं कि कौन कौन सी जो लेबोरेटरीज हैं जो रिसर्च पे काम कर रही हैं, ठीक है, रेफरेंसेस पे काम कर रही हैं। तो ये जो लेबोरेटरी है, ये तीसरा टाइप है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, और इसकी हेडिंग्स भी देख लेते हैं। हॉस्पिटल बेस्ड लेबोरेटरीज। हॉस्पिटल बेस्ड लेबोरेटरीज उन लेबोरेटरीज को कहते हैं, बेस्ड लेबोरेटरी इज डायग्नोस्टिक फैसिलिटी लोकेटेड विद इन अ हॉस्पिटल। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है। इट टेस्ट पेशेंट सैंपल्स लाइक ब्लड एंड टिश्यू टू हेल्प डॉक्टर्स डायग्नोस, ट्रीट एंड मॉनिटर डिसीज। हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल बेस्ड लेबोरेटरी में लैब टेक्नीशियन हूँ, तो मैं वहाँ पे उसकी डिसीज की डायग्नोसिस करूँगा और उसमें बताऊँगा कि इसको मलेरिया है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल में मलेरिया है या नहीं है। अगर है तो डॉक्टर इसको दवा करेगा मलेरिया की, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल दवा दे करके ठीक कर देगा, ठीक है। These labs operate around the clock to support emergency rooms in patient and outpatient। मतलब कि इमरजेंसी रूम होगा, जो इमरजेंसी केयर होगा, ठीक है, इन पेशेंट, ओपीडी आईपीडी के जो पेशेंट होंगे उनके पास, वो जो पेशेंट होंगे आईपीडी ओपीडी, इनके जो पेशेंट होंगे उनके लिए ये सैंपल लेगा और उनकी डिसीजेस का डायग्नोसिस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट या प्राइवेट लेबोरेटरीज। फिर से वही बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट या प्राइवेट लेबोरेटरीज। इनका क्या है, ये कहीं पे स्टेब्लिश नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ये कहाँ से कलेक्शन करेंगे? ये हॉस्पिटल से नहीं करेंगे, ये सैंपल कलेक्शन जो है वो कहाँ से करेंगे? जनरल पब्लिक एंड क्लिनिक, क्लिनिक से कर लेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, मतलब कि कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो संस्था है वहाँ से कलेक्शन कर लेते हैं, एंड कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि जिनके पास खुद की लेबोरेटरी नहीं है तो वो यहाँ पे कलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। कॉलेज सेंटर्स हो गए, होम कलेक्शन हो गया, किसी को घर से कलेक्शन करवाना है तो भाई होम कलेक्शन कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में वही डॉक्टर लाल पैथ, रेड क्लिफ एंड थायरोकेयर, और बहुत सारी लैब्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम लोग समझते हैं। ये इसमें लिखा है सिटी केयर हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। तो ये जो है वो हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरीज है ना। इसको हम लोग हॉस्पिटल बेस्ड कहेंगे। वर्सेस में देखिए श्री डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, इसमें कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? लेबोरेटरीज है। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट या प्राइवेट, और ये क्या है? हॉस्पिटल बेस्ड, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ गए। आगे चलते हैं। रेफरेंस या रिसर्च लेबोरेटरीज। ये जो लेबोरेटरीज हैं, लैब्स इज हाई लेवल फैसिलिटीज, मतलब कि ये थोड़ा एडवांस लेवल की लैब्स होती हैं जहाँ पर एडवांस डायग्नोस्टिक चलती है, टेस्टिंग सपोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड डेवलप न्यू प्रोसीजर्स। मतलब कि हमारी लैब्स में कौन कौन सी चीज़ें नई नई आएंगी, नई प्रोसीजर्स आएंगे, नए नए टेस्ट आएंगे, उन सब पे जो काम हो रहा है वो इसी लैब में हो रहा है, ठीक है। वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोफेशनल हेरिटरी, इसको हम लोग कैसे समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आपकी पोस्ट, जो आपकी पोस्ट है, तो पोस्ट की रैंक क्या है, उस पोस्ट की रैंक, उसी को हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें कितनी रैंक है और कौन सी रैंक सबसे आगे, कौन सी रैंक पीछे है। इसको देखिए समझते हैं। इट मीन्स द स्ट्रक्चर, करियर एंड चेन ऑफ द कमांड बेस्ड ऑन एजुकेशन, सर्टिफिकेशन एंड डेली ड्यूटीज। It moves from entry level support roles up to top level clinical director। अब देखिए इसी पे बात चल रही है कि कौन कितना ज्यादा क्वालिफाइड है और कौन कितना कम क्वालिफाइड है। तो सबसे ऊपर किसको रखा जाएगा और सबसे नीचे किसको रखा जाएगा। तो ये पोस्ट की रैंक के हिसाब से इस टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे प्रोफेशन में कौन सी रैंक सबसे आगे है और कौन सी रैंक सबसे पीछे है, इसको हम लोगों को जानना है, ठीक है।
देखिए इसको समझते हैं। लेबोरेटरीज रैंक्स एंड रोल्स। तो सबसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करें कि नीचे सबसे कौन है और सबसे ऊपर कौन पे जाता है। तो लैब असिस्टेंट या एसोसिएट बोलते हैं, जैसे कि जो डीएमएलटी डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो सबसे लोएस्ट पोस्ट पे काम करते हैं। उनका काम क्या क्या होता है? स्पेसिमेन कलेक्शन एंड हैंडलिंग, सैंपल कलेक्शन करेंगे, ब्लड कलेक्शन, बाकी सारे कलेक्शन करेंगे। वो सब काम किसका होगा? लैब असिस्टेंट का। लैब मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, इन सब का ध्यान कौन रखेगा? लैब असिस्टेंट रखेगा। डाटा एंड क्लेरिकल सपोर्ट कौन करेगा? लैब असिस्टेंट। इससे सेकंड पोस्ट आती है, जो सेकंड रैंक है वो है साइंटिस्ट या फिर इसको टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि डिग्री होना चाहिए, जैसे कि वीएमएलटी, अब नाम हो गया बीएमएलएस। ठीक है। इसका काम क्या होता है? वो टेस्टिंग एंड एनालिसिस, मतलब कि जो टेस्ट को रन करवाएगा, एनालिसिस करेगा किसी भी टेस्ट को, वो कौन करेगा? साइंटिस्ट। क्वालिटी एंड इक्विपमेंट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का काम कौन करेगा? साइंटिस्ट करेगा। पेशेंट केयर एंड कोलैबोरेशन, डिलीवर क्रिटिकल टेस्ट वैल्यूज क्विकली टू डॉक्टर्स एंड नर्सेस। अगर कोई वैल्यू ज़्यादा बढ़ के आ रही है, कम आ रही है, तो उसको आगे इन्फॉर्मेशन देने का काम किसका है? डॉक्टर्स को या नर्सेस को? वो इसी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पहले एमबीबीएस करेगा। क्या करेगा? एमबीबीएस। उसके बाद वो करेगा एमडी। एमडी कौन सी स्पेशलाइजेशन में? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। तो इसको हम बोलते हैं एमडी पैथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? एमडी पैथोलॉजिस्ट। ये क्या क्या काम करेगा, इसके रोल क्या होंगे? डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन, जो भी रिजल्ट आया है, मैंने टेक्नीशियन के तौर पे मैंने जो भी टेस्ट लगाया है, उससे जो भी रिजल्ट आया है, उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? एमडी पैथोलॉजिस्ट। लेबोरेटरी क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट को देखने का काम किसका है? पैथोलॉजिस्ट का। क्लिनिकल कंसल्टेशन एंड पेशेंट सेफ्टी, क्लिनिकल कंसल्टेशन मतलब पेशेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है, कोई भी काम है, या फिर कहीं वार्ड में भर्ती है, तो वहाँ पे उनसे कोलैबोरेशन या कंसल्टेशन, या यहाँ पे हमारी लैब में ही कंसल्टेशन का काम कौन करेगा? एमडी पैथोलॉजिस्ट करेगा। इसी के पास जो है, वो हमारे पास जो लैब रिपोर्ट होती है, उस पे साइन करने का अधिकार किसके पास है? एमडी पैथोलॉजिस्ट के पास। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हम लोग इससे समझ पाते हैं कि आपकी रैंक कैसे आती है। रैंक के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आ गया आपके पास और वो दौड़ते दौड़ते आया, भैया भैया भैया, मेरे साथ किसी ने मारपीट कर ली, मेरा सोना चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और आप चलिए उसको पकड़ लीजिए। तो सबसे नीचे जो पोस्ट पे है कांस्टेबल है, कौन सा है? कांस्टेबल। तो वो कांस्टेबल जाएगा और वहां पे से उसको पकड़ के लेके आएगा। पकड़ के आने के बाद फिर उसके साथ जो है, ये जो 2 स्टार वाले भैया हैं, सॉरी सर हैं, 2 स्टार वाले सर हैं, अभी केस लग जाएगा, 2 स्टार वाले सर हैं, ये क्या करते हैं कि उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये बताओ, तुमने ये सब किया, तुमने ये सब क्यों किया? इससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने की गारंटी इनकी। ठीक है। पकड़ के लेकर के आने की गारंटी इनकी। उसके बाद फिर उसको कहाँ ले जाना है, उसको जेल भेजना है, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन के क्या होंगे, अब इसका केस किस लेवल का है, वो सारी काम करने का किसका काम होगा? एसआई साहब का। सॉरी, एसआई साहब नहीं, इंस्पेक्टर साहब का, एसएचओ साहब का। ये सारे काम कौन करेंगे? एसएचओ साहब। तो सबसे नीचे उसको पकड़ के लेके आना, सैंपल लेके चले आए भैया कांस्टेबल साहब, उसकी एनालिसिस करी, वो किसने करी? एसआई साहब, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद उसमें क्या क्या है, उसने क्या सबूत दिए, क्या क्या सबूत निकला, उसके बेसिस पे कौन से चार्जेस लगेंगे, उसको जेल भेजेंगे, वो सारी चीजें कौन करेंगे? इंस्पेक्टर या फिर एसएचओ साहब। ठीक है। स्टेशन हाउस ऑफिसर ये करेंगे। ये तो तीनों आप समझ गए। इसी के सेम टू सेम हम अपना प्रोफेशन समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये देखिए अपना एक समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है, ये है हमारे पास, ये हमारे पास फ्लेप्टोमिस्ट है, मतलब कि कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन कर रहे हैं, तो ब्लड का कलेक्शन कर लिया इन्होंने, जैसे वहाँ मुजरिम पकड़ के लेके आए थे। तो मुजरिम ये पकड़ के लेके आए, वो मुजरिम है कि नहीं है, तो सैंपल से पता लगेगा, तो ये सैंपल लेके चले आए।
सैंपल लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये टेक्नीशियन है, तो ये टेक्नीशियन क्या करेगा, एनालिसिस करेगा कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, वो क्रिमिनल टाइप कुछ है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं की बात। अगर वो है तो ये फिर क्या करेंगे, आगे की तरफ इनको दे देंगे। ये जो है असिस्टेंट है, क्या है, असिस्टेंट। ये जो है हमारे पास ये टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन है। और ये जो हमारे पास है वो एमडी पैथोलॉजिस्ट है, क्या है, एमडी पैथोलॉजिस्ट। तो इसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस, क्रिमिनल टाइप निकला है उसको वेरीफाई करने का काम कौन करेंगे, एमडी पैथोलॉजिस्ट। तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन का काम किसका होगा, इनका काम होगा। अब ये बताएंगे कि ये कौन सी ग्रेड में पहुंच गया है, कितना क्राइम कर लिया है, मतलब कि किस स्टेज में बीमारी पहुंच गई है, कितना घातक हो गया है वो, ठीक है। ये सारी चीजें कौन बताएंगे, ये बताएंगे। तो सबसे नीचे असिस्टेंट, फिर टेक्नोलॉजिस्ट, फिर एमडी पैथोलॉजिस्ट। ऐसे ही हम लोग समझ गए हैं कि ये इनका हेरेचरी है, मतलब कि उनकी पोस्ट रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ डायग्नोस्टिक वर्क फ्लो। वर्क फ्लो मतलब कि कैसे कैसे किस किस स्टेप में हमारा वर्क फ्लो काम हो रहा है, किस किस स्टेप में। तो सबसे पहले लिखा है टेस्ट रिक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास टेस्ट करवाने आएगा, तो जो टेस्ट करवाने आया है उसके पास कुछ होना चाहिए ना, उसके पास कोई पर्चा है कि नहीं है। उस पर्चे को बोलते हैं टेस्ट रिक्वेशन, तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया ये टेस्ट हमें करने हैं। जब वो टेस्ट हम देख लेंगे कि ये टेस्ट करने हैं हमें, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उससे सैंपल कलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि उसको टीबी की जांच करवानी, किसकी करवानी है, टीबी की। तो टीबी की जांच करवाने के लिए उसको स्पुटम का बोलेंगे कि स्पुटम टेस्ट करवाओ, क्या करवाओ, स्पुटम। और अगर मान के चलो मलेरिया है, क्या है, मलेरिया है, तो मलेरिया के लिए उससे क्या कहेंगे कि भैया लाओ ब्लड दे दो, क्या दे दो, ब्लड। तो हम लोग ब्लड कलेक्शन करवा लेंगे। उसके बाद जब कलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब कि उसकी जांच करेंगे। जांच दो प्रकार से कर सकते हैं, मैनुअल भी, ऑटोमेटेड भी। मैनुअल मतलब हाथ से लगा करके, अभी मशीनों की मदद से नहीं, मशीनें नहीं हमारे पास, ठीक है। फिर ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड मतलब मशीनों की मदद से हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है सारा काम, ठीक। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, एनालिसिस हो गया। देन फिर हम लोग जब रिजल्ट आएगा तो उसको रिजल्ट वैलिडेशन या रिपोर्टिंग करेंगे। तो हमारी एनालिसिस हो गई तो फिर हम करेंगे, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में क्या आया उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, है ना। तो ये जो है वो स्टेप है। टेस्ट रिक्वेशन लेटर आया, सैंपल कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस की उसकी सैंपल की, उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट या रिपोर्ट बना दी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लैब डाटा इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ लैब डाटा, लैब डाटा का क्या इम्पोर्टेंस है इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। क्लिनिकल डिसीजन मेक रखने में या बनाने में, डिसीजन बनाने में या डिसीजन करने में लैब डाटा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है उस रिपोर्ट का, उस डाटे का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, लैब डाटा प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। लैब डाटा है, हमने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उससे एनालिसिस की, क्या की, एनालिसिस। जब एनालिसिस करेंगे तभी ना हमें पता लगेगा कि भाई उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कौन सी ग्रेड की उसको डिसीज है। तो इसी प्रकार से हम लोग जब उसको एनालिसिस करेंगे उसके सैंपल का, तो हम लोगों को पता लगेगा कि उसकी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, आखिरकार वो सही है या फिर वो बीमार है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हेल्प करता है, ठीक है। एक्यूरेट लैब रिजल्ट मतलब कि एकदम सही डाटा जो है वो हेल्प करता है हेल्थ केयर को, हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंशन। मतलब कि अगर मैंने सही डायग्नोसिस की तो मेरा सही डाटा आएगा, तो सही डाटा आएगा जिससे कि डॉक्टर के पास भी सही डाटा जाएगा। तो सही डाटा जाने की वजह से डॉक्टर भी क्या करेगा, सही रिपोर्ट की वजह से सही क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट लिखेगा, क्या लिखेगा, ट्रीटमेंट। तो सही ट्रीटमेंट लिख देगा, सही ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो सही एकदम से इलाज भी उसको सही मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस होती है हमारे लैब डाटा की, और वो भी एक्यूरेट लैब डाटा की, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। थैंक यू सो मच। उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
डीएमएलटी, बीएमएलटी के सारे टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहेंगे।